नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद वशिष्ठ एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे सामाजिक अध्ययन के अंतर पाठ्यक्रम चल रहा है और बहुत गजब तरीके से टॉपिक्स हम अब तक पढ़ चुके हैं। शैक्षिक नवाचार हम पढ़ चुके हैं, हम पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का अंश पढ़ चुके हैं, हम शिक्षण चर वगैरह सब पढ़ चुके हैं। हमने कई सारी चीज़ें आज डिस्कस की। हम अब जो कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी मित्रों, उस कंसेप्ट का नाम है शिक्षण उद्देश्य। ठीक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण उद्देश्य क्या है, इससे पहले आपको दो शब्दों को देखना होगा, लक्ष्य और उद्देश्य। इन दो शब्दों को देखना होगा, लक्ष्य और उद्देश्य। ये दो शब्द आखिर क्या इंडिकेट करना चाहते हैं वो समझें। लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। पहली बात तो ध्यान रखना, लक्ष्य बहुत बड़ा कंसेप्ट है जबकि उद्देश्य एक छोटा कंसेप्ट है। लक्ष्य के जब छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं तब हमें उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, और लक्ष्य को उद्देश्यों में तोड़ने का काम डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने किया था। क्लियर है? लक्ष्य को उद्देश्यों में तोड़ने का काम डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम के द्वारा किया गया था। लेकिन इससे पहले कि हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ें, हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है। अगर मैं एक तरफ लिख दूं लक्ष्य और एक तरफ मैं लिख दूं उद्देश्य, तो इन दोनों के अंतर जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साहब ये जो लक्ष्य होता है इसका संप्रत्यय व्यापक होता है। यानी पहली बात तो ये क्लियर होती है कि किसी भी व्यक्ति विशेष से जब हम मिलते हैं, कोई प्रकार की चर्चा करते हैं, तो पहले यही देखा जाता है कि उस घर में बड़ा कौन है और उस घर में छोटा कौन है। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्य जो होता है उसका कंसेप्ट तो होता है बड़ा, जबकि उद्देश्य का कंसेप्ट होता है छोटा। यानी कि इसका संप्रत्यय संकुचित होता है। तो छोटा कौन है, बड़ा कौन है, पहली बात तो ये क्लियर कर लें। बड़ा है लक्ष्य, छोटा है उद्देश्य। दूसरा, लक्ष्य जो होता है वो हमेशा एक होता है। लक्ष्य क्या होता है, हमेशा एक होता है, जबकि उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। क्लियर है? लक्ष्य हमेशा एक होता है और उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। क्योंकि जैसे इंसान को मान लीजिए टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना है, ये मेरा लक्ष्य है, तो साहब लक्ष्य तो एक ही हुआ। अब मैं उसके लिए कई तरीके अपना सकता हूँ, कौन अलग अलग किताबें पढ़ सकता हूँ, अलग अलग नोट्स पढ़ सकता हूँ, अलग अलग जगह से कोचिंग कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरे उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। तीसरी बात, लक्ष्य प्राप्ति में समय अधिक लगता है। लक्ष्य की प्राप्ति में समय बहुत अधिक लगता है, जबकि उद्देश्य प्रतिदिन
प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर है? इस बात को समझो, लक्ष्य की प्राप्ति में समय ज्यादा लगेगा जबकि उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे मान लीजिए मेरा लक्ष्य है टीचर बनना, तो मुझे टीचर भर्ती की तैयारी करनी होगी, फिर शिक्षक भर्ती की एक तिथि आएगी, उसको मैं एग्जाम देने जाऊंगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेरा सिलेक्शन होगा, फिर मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद मेरी नियुक्ति होगी और नियुक्ति के 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड काटने के बाद में मैं स्थायित्व प्राप्त कर लूंगा। कुल मिला के बात क्या हुई कि लक्ष्य प्राप्त करने में ऐसे नहीं कि हथेली पर सरसों उग गई आज ही काम हो गया। लक्ष्य प्राप्ति में समय बहुत ज्यादा लगता है विद्यार्थी मित्रों, लेकिन उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त होते। भाई आज थोड़ा बहुत पढ़ना था वो आज पढ़ लिया, कल थोड़ा बहुत पढ़ना था कल पढ़ लिया। डेली जितना हमको सोचना है, हमको जितना सोच रखा है कि इतना पढ़ना है वो हमको पढ़ लिया। इसका मतलब उद्देश्य हमने प्रतिदिन प्राप्त कर ली। समझ रहे हैं? तो 3 बातें क्लियर कर दी मैंने। पहली बात तो ये कि लक्ष्य जो होता है बड़ा होता है, उद्देश्य छोटा होता है। लक्ष्य हमेशा एक होता है, उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में समय ज्यादा लगता है जबकि उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त किए जाते हैं। लक्ष्य को उद्देश्यों में तोड़ने का काम डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम के द्वारा किया गया था। क्लियर है? फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। चलिए जी, अब सुने। लक्ष्य सदैव दार्शनिक प्रकृति का होता है जबकि लक्ष्य क्या होता है? सदैव दार्शनिक प्रकृति का होता है जबकि उद्देश्य मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं। क्लियर है? लक्ष्य हमेशा दार्शनिक प्रकृति के होते हैं जबकि उद्देश्य मनोवैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं। ये ध्यान रह जाएगी बात। अगली चीज, लेकिन पहले ये समझे कि ये है क्या। ये जो मैंने कहा कि साहब ये दार्शनिक प्रकृति का है और ये साहब मनोवैज्ञानिक प्रकृति का है, ये कैसे? जैसे मान लीजिए कोई मुझसे पूछे कि आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा साहब मैं विवेकानंद जी की तरह बनना चाहता हूं। मतलब मेरे जीवन के ऊपर विवेकानंद जी के दर्शन का प्रभाव है। इसका मतलब मेरा जो लक्ष्य है वो किसी व्यक्ति विशेष के जैसा बनना है, तो वो दार्शनिक प्रकृति हुई। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उद्देश्य मनोवैज्ञानिक होता है, तो मैं बनना तो विवेकानंद जी चाहता हूं, लेकिन तरीके वही अपनाऊंगा जो मेरे मन के मुताबिक हो। मैं उतने दुख प्राप्त करके विवेकानंद जी नहीं बनना चाहता जितने उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किए। तो लक्ष्य हमेशा दार्शनिक प्रकृति का होता है, किसी दर्शन से प्रभावित होता है, जबकि उद्देश्य मनोवैज्ञानिकता लिए हुए होते हैं। क्लियर है? अगली चीज, अब यहां एक विशेष बात ध्यान रखना, लक्ष्य को उद्देश्यों में बांटने का कार्य डॉक्टर बीएस ब्लूम ने किया था। अतः इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ब्लूम का उद्देश्य वर्गीकरण भी इसको कहते हैं। क्लियर है? अब साहब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि मेन मुद्दा क्या है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो फटाफट एक बार इसको देख लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। चलिए जी, अब देखो
ये तो है साहब लक्ष्य, और जैसे इसके टुकड़े किए तो हमें प्राप्त हो गए उद्देश्य, और उद्देश्यों को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। क्लियर है? लक्ष्य के छोटे टुकड़े किए तो निकले उद्देश्य, और उद्देश्यों को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। तो 3 प्रकार के उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब ये जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसे देने का संपूर्ण श्रेय जाता है डॉक्टर बीएस ब्लूम को। ठीक है, लेकिन जब भावात्मक उद्देश्यों की बात पूछेगा तो इसको देने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है तो नाम आएगा क्रैथवाल। किसका नाम आएगा? क्रैथवाल। लेकिन जब हम क्रियात्मक की ओर जाते हैं तो यहां नाम आएगा सिम्पसन का, और सिम्पसन ने इस क्रियात्मक उद्देश्यों को मनोशारीरिक उद्देश्य भी कहा था। क्लियर है? तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि लक्ष्य के छोटे टुकड़े उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य दिया डॉक्टर बीएस ब्लूम ने, भावात्मक दिया क्रैथवाल ने, क्रियात्मक दिया सिम्पसन ने, और क्रियात्मक ने इसे मनोशारीरिक उद्देश्य भी नाम दिया। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो था ये साहब दिया गया था 1956 में, 1956 में, जबकि भावात्मक उद्देश्य दिया गया था 1964 में, 1964 में, और क्रियात्मक उद्देश्य ये दिया गया था 1969, 1969 में। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों के जनकों के नाम पता चल गए, देने वाले कौन थे, और ये भी पता चल गया कि ये कब कब दिए गए थे। फटाफट से इस चीज को समझ लेना। और एक चीज और बता दूं, अगर मैं जैसे कहूं कि ज्ञानात्मक का एग्जाम्पल क्या होता है, तो जैसे है तर्क, चिंतन, स्मरण, ये क्रियाएं अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ी हुई है। भावात्मक पक्ष से जुड़े हुए अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो दुख, सुख, करुणा, संवेग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भावात्मक वाले के अंतर्गत आते हैं। बात करें हम क्रियात्मक की, तो क्रियात्मक में आती है फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, तैराकी आदि। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी, एक चार्ट के रूप में रखी, जिसको अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी स्तर पर यहां से आने वाले क्वेश्चन में तकलीफ नहीं आने वाली है। तो फटाफट इसको एक बार अच्छे से देख लो, आत्मसात कर लो, फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। जल्दी से देख लीजिए इसको। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये कंसेप्ट क्लियर है? अब सुने, एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी सब जानते हैं, फुल फॉर्म बता देता हूं, नेशनल काउंसिल ऑफ
एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो एनसीईआरटी है यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में कुल 6 शिक्षण उद्देश्य जोड़े गए हैं। कुल कितने शिक्षण उद्देश्य जोड़े गए हैं? कुल 6 शिक्षण उद्देश्य जोड़े गए। अब मुद्दा ये आता है कि वो शिक्षण उद्देश्य हैं कौन कौन से। तो भैया ध्यान रखना, नंबर 1 पर आता है ज्ञान, नंबर 2 पर आता है अवबोध, नंबर 3 पर आता है ज्ञानोपयोग, नंबर 4 पर आता है कौशल, नंबर 5 पर आता है अभिरुचि और नंबर 6 पर आता है अभिवृद्धि। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के द्वारा यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कुल 6 शिक्षण उद्देश्य दिए गए। कितने शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं? 6 शिक्षण उद्देश्य जोड़े गए हैं, जिसमें 1 नंबर पर आता है ज्ञान, दूसरे पर अवबोध, तीसरे पर ज्ञानोपयोग, चौथे पर कौशल, 5वें पे अभिरुचि और 6ठे पे अभिवृद्धि। ये शिक्षण उद्देश्य जोड़े गए हैं। फटाफट इसको एक बार देख लो, आत्मसात करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब सबसे पहले जैसे अपन ने लिया ज्ञान, तो ज्ञान क्या है? तो याद कीजिए, जब आप बीएड कर रहे थे या बीएसटीसी कर रहे थे, एजुकेशनल प्रोग्राम से आप जुड़े हुए थे, उस दरमियान लेसन प्लान की डायरी में ज्ञान के अंदर आपने हमेशा 2 ही चीजें लिखी है सभी विद्यार्थी वर्गों ने। और वो क्या लिखी है कि विद्यार्थी विषय वस्तु से संबंधित प्रत्यास्मरण कर सकेगा और प्रत्याभिज्ञान कर सकेगा। ये बातें बोली गई है, तो इसको समझें। इसके अंदर 2 बातें आती है, एक तो साहब आता है प्रत्यास्मरण और एक साहब इसमें आता है प्रत्याभिज्ञान। ये 2 बातें तो लिखी है आपने। अब ये प्रत्यास्मरण क्या है और प्रत्याभिज्ञान क्या है, इसको अब समझो। जैसे साहब हम लेते हैं प्रत्यास्मरण, ये क्या है इसको समझो। जैसे मान लीजिए आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को पत्ती की संरचना का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। पत्ती, लीफ स्ट्रक्चर, पौधा की जो लगती है। और जैसे ही आप पत्ती की संरचना पढ़ाने जा रहे होते हैं, उसी दरमियान कोई बच्चा खड़ा होता है और ये कहता है कि सर ये नीम के पेड़ की पत्ती है, ये जो पत्ती आप हमें पढ़ाने के लिए लाए हो ये नीम के पेड़ की पत्ती है। तो इसका मतलब बच्चे को चाहे ये पता हो या ना हो कि इस पत्ती की संरचना में क्या आएगा, लेकिन उस बच्चे को ये पहले से पता है कि वो नीम के पेड़ की पत्ती, मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान उस बच्चे को उस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ पहले से है। और ये ज्ञान ही क्या कहलाता है? प्रत्यास्मरण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी विषय वस्तु या प्रकरण से संबंधित पूर्व ज्ञान या
पहचान या हल्का फुल्का ज्ञान। प्रत्यय स्मरण कहलाता है। क्लियर है? तो प्रत्यय स्मरण क्या है? किसी कंटेंट या टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई पूर्व ज्ञान हुआ, पहचान हो गई, या हल्का फुल्का ज्ञान ही क्या कहलाता है? प्रत्यय स्मरण कहलाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक दूसरा शब्द भी आता है, और वो दूसरा है प्रत्याभिज्ञान। जैसे मान लीजिए एक बार आपने बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा दिया, आपने बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा दिया, अब बच्चा उस टॉपिक से संबंधित सूत्र, सिद्धांत, क्रियाविधि, व्याख्या सब काम कर लेता है। इसका मतलब अब उस विद्यार्थी को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, और संपूर्ण ज्ञान ही कौन सा ज्ञान होता है? प्रत्याभिज्ञान कहलाता है। तो ध्यान दें, इसके अंतर्गत सूत्र, सिद्धांत, क्रियाविधि इत्यादि से संबंधित सूत्र, सिद्धांत तथा क्रियाविधि इत्यादि से संबंधित संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। यानी कि इस प्रत्याभिज्ञान में सूत्र क्या होगा, सिद्धांत क्या है, क्रियाविधि क्या है, इत्यादि से संबंधित संपूर्ण ज्ञान सम्मिलित होता है। क्लियर है? तो दोनों बातें पता चल गई। ज्ञान के अंदर प्रत्यय स्मरण और प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यय स्मरण में पूर्व ज्ञान हो गया और प्रत्याभिज्ञान में संपूर्ण ज्ञान आ गया। ठीक है? क्लियर है? तो भैया इस चीज को फटाफट से, जो बोर्ड के ऊपर कंसेप्ट लिखा हुआ है, इसको आत्मसात कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं दूसरे शिक्षण उद्देश्य पर, और दूसरा शिक्षण उद्देश्य है अवबोध। और अवबोध के अंदर क्या आता है? तो जैसे मान लीजिए मैंने किसी विद्यार्थी को समाज और परिवार के बीच के अंदर संबंध बताया, समाज का अर्थ बताया, परिवार का अर्थ बताया, और फिर मैंने उसको ये कहा कि समाज और परिवार के बीच में मुझे 5 अंतर करके बताओ। तो यदि विद्यार्थी ये बताने के बाद में समाज और परिवार के बीच में 4-5 अंतर करके बता देता है, तुलना करके बता देता है, अंतर कर लेता है, वर्गीकरण कर लेता है, सहसंबंध स्थापित कर लेता है, तो ये संपूर्ण क्रियाविधि, ये संपूर्ण क्रियाएं जिस एक शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, वो शिक्षण उद्देश्य होता है अवबोध। यानी कि जो ज्ञान दिया गया है उसकी समझ विकसित कर लेना। ध्यान रहेगा? तो इसमें लिख देता हूं, इसके अंतर्गत विद्यार्थी, इसके अंतर्गत विद्यार्थी 2 विषय वस्तुओं के मध्य, 2 विषय वस्तुओं के मध्य तुलना, अंतर, वर्गीकरण व सहसंबंध स्थापित कर लेगा। क्लियर है? क्या किया इसने? तुलना की, अंतर किया, वर्गीकरण किया और सहसंबंध स्थापित कर लिया। इनमें से अगर एक भी क्रिया कहीं पर हो रही है तो वो निश्चित रूप से क्या माना जाएगा? अवबोध माना जाएगा विद्यार्थी मित्रों। क्लियर है? अब इसका मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। बालक सजीव तथा निर्जीव में
अंतर कर लेता है। बालक क्या है? सजीव और निर्जीव में अंतर कर लेता है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग? दोनों में अंतर कर लेगा, ठीक है ना। तो ये तो किसका हो गया? अवबोध का। फटाफट से इसको एक बार दिमाग में डालो, छापो, जहन में उतारो, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले शिक्षण उद्देश्य पर। जल्दी कीजिए। चलिए जी, अब तीसरे नंबर पर जो शिक्षण उद्देश्य आता है विद्यार्थी मित्रों, वो आता है साहब ज्ञानोपयोग। और ज्ञानोपयोग क्या कहता है? तो ये तो खुद अपने शब्द के अंदर ही खुद का अर्थ बता रहा है। ज्ञान का उपयोग करना। कहां उपयोग करेगा? पूरे भारतवर्ष ने इस ज्ञानोपयोग वाले कॉलम में एक ही चीज लिखी है, और वो ये लिखी है कि विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर लेगा। बात समझ रहे हैं आप? विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर लेगा। तो यही बात मैं लिखवा देता हूं। इसके अंतर्गत विद्यार्थी, इसके अंतर्गत विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर लेगा। अपने दैनिक जीवन में कर लेगा। क्लियर है? प्राप्त ज्ञान का उपयोग विद्यार्थी दैनिक जीवन में कर लेगा, यानी कि ये परिस्थिति मुझे किसी एक चीज से जुड़ी हुई नजर आती है, और वो चीज है अधिगम स्थानांतरण, लर्निंग ट्रांसफर, जो साइकोलॉजी का एक टॉपिक है कि एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थिति में कर लेना ही क्या कहलाता है? अधिगम का उपयोग या स्थानांतरण। तो ध्यान रखिएगा, स्टार पॉइंट लिखवा देता हूं। इस उद्देश्य का प्रत्यक्ष संबंध, इस उद्देश्य का प्रत्यक्ष संबंध अधिगम स्थानांतरण से है। ठीक है ना? इस उद्देश्य का सीधा संबंध जो है ना, ये अधिगम स्थानांतरण से यानी कि लर्निंग ट्रांसफर से है। एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में कर लेने से संबंधित है। ठीक है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका हम उदाहरण दो कि एक ITI पास युवक अपने घर के या अपने घरेलू बिजली के उपकरण, घरेलू बिजली के उपकरण ठीक कर लेता है। यानी कि एक ITI पास युवक जो है वो अपने घरेलू बिजली के उपकरणों को ठीक कर लेता है। बल्ब खराब हो गया, बल्ब सुधार लिया, ट्यूबलाइट खराब हो गई, ट्यूबलाइट सुधार ली, ये खराब हो गया ढिमका, उन सबको सुधार रहा है। इसका मतलब वो ज्ञान का क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। समझ गए? तो ये तीसरा शिक्षण उद्देश्य, फटाफट से इसको करो आत्मसात, दिमाग, दिल और जहन पर छाप लो। फिर बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। चलिए जी, अब अगला जो शिक्षण उद्देश्य है वो है नंबर 4 पर कौशल, स्किल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षण उद्देश्य भी माना जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझो। कौशल इसलिए कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि एक कक्षा 6 का बालक, एक कक्षा 6 का बालक माचिस की तिल्लियों को बिखेर कर अलग अलग आकृति का निर्माण कर लेता है। माचिस की तिल्लियों को बिखेर कर अलग अलग आकृति का निर्माण कर लेता है। तो बताइए यह किस शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति का घोतक है? अब आप सोचो, उसमें आंसर क्या था? कौशल था।
क्यों? क्योंकि अगर आप सुंदर चित्र बना लेते हो, चार्ट बना लेते हो, मॉडल बना लेते हो, नक्शे बना लेते हो, सारणी बना लेते हो, आकृतियां बना लेते हो, इसका मतलब आप में हस्तकला का विकास हो चुका है, आप में उस चीज की कौशल विकसित हो गया है, स्किल डेवलप हो चुका है। ठीक है ना? तो उसको लिख देता हूं। इसके अंतर्गत विद्यार्थी सुंदर चित्र, चार्ट, मॉडल, नक्शे, सारणियां बना लेगा। क्लियर है ना? कि इसके अंतर्गत विद्यार्थी सुंदर चित्र बना लेगा, सुंदर चार्ट बना लेगा, सुंदर मॉडल बना लेगा, सुंदर नक्शे बना लेगा, सुंदर सारणियां बना लेगा। ये सारे काम वो इसमें कर लेता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्या सवाल आया था कि एक कक्षा 6 का बालक माचिस की विभिन्न तिलियों को बिखेर कर विभिन्न प्रकार की आकृतियां निर्मित कर लेता है। विभिन्न प्रकार की आकृतियां क्या कर रहा है? निर्मित कर ले रहा है। और अगर इस प्रकार का वो कोई प्रोसेस कर रहा है तो सिंपल सी बात है, वो क्या कहलाएगा? कौशल कहलाएगा, स्किल कहलाएगी। फटाफट से इसको अपने दिल, दिमाग और जहन में छाप डालिए। फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। चलिए जी, अब जैसे 5वां शिक्षण उद्देश्य हम देखें तो 5वां शिक्षण उद्देश्य है अभिरुचि। अब अभिरुचि क्या है तो पहले ये समझें। आपने कक्षा में, जैसे मान लीजिए आप एक टीचर बन के जब एक क्लास में जाएंगे और वहां पर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर इसका ये क्यों हुआ, इसका वो क्यों हुआ, इसका फलाना क्यों हुआ, इसका ढिमका क्यों हुआ, इसका ये क्यों हुआ, इसका वो। जब कोई विद्यार्थी आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? उसके उत्तरों की पुष्टि करनी चाहिए, सीधी बात है। या फिर कोई अपनी कक्षा के ही दूसरे विद्यार्थियों की सहायता करते हुए नजर आ रहा है, या कोई विद्यार्थी साहब आपको स्व अध्ययन करते हुए आता नजर आ रहा है, आपके पढ़ाने से पहले खुद पढ़ के आ रहा है, खुद लाइब्रेरी में बैठा बैठा पूरे दिन रात एक कर रहा है, तो इसका मतलब भैया वो जो बच्चा है उसमें अभिरुचि है, वो जिज्ञासु है। तो अभिरुचि के सिम्टम्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। इसके अंतर्गत विद्यार्थी तीव्र जिज्ञासु बनेगा, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने में रुचि लेगा, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने में रुचि लेगा, शिक्षक से अधिक से अधिक प्रश्न पूछेगा,
पुस्तकालय में स्व अध्ययन करेगा। पुस्तकालय में क्या करेगा? स्व अध्ययन करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा। इसके अलावा अन्य विद्यार्थियों की सहायता करेगा। यानी कि अभिरुचि कहती है कि इसके अंतर्गत विद्यार्थी तीव्र जिज्ञासु बन जाएगा, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने में रुचि लेगा, शिक्षक से अधिक प्रश्न पूछेगा, पुस्तकालय में जाकर के स्वाध्ययन करेगा, अन्य विद्यार्थियों की सहायता करेगा। इस प्रकार की क्रियाएं अगर कोई विद्यार्थी कर रहा है, इस प्रकार की क्रियाएं अगर कोई विद्यार्थी के द्वारा की जा रही है, तो वो जिस नाम से जाना जाएगा वो शिक्षण उद्देश्य कौन सा होगा? अभिरुचि होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं। एक बालक पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित अनेक प्रश्न शिक्षक पर आरोपित करता है। तो यह विद्यार्थी की अभिरुचि का संकेत है। तो यह विद्यार्थी की अभिरुचि का संकेत है। क्लियर है ना? तो अभिरुचि का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। और वो सारी बातें मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी हैं। इस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो फटाफट ये जो बोर्ड पर लिख रखा है इसको तुरंत करो आत्मसात, फिर बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। जल्दी से पढ़ लीजिए। चलिए जी, अब अंतिम शिक्षण उद्देश्य बचता है और वो है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या क्या मतलब है? क्या होती है अभिवृत्ति? तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अभिवृत्ति का मतलब होता है प्राणी का दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण हमेशा दो ही तरीके के होता है। या तो मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा किसी कंटेंट से रिलेटेड, या फिर मैं नकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मतलब दृष्टिकोण ही अभिवृत्ति है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि अब ये आदमी बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब उसके प्रति मेरे मन में जो दृष्टिकोण वो कैसा है? सकारात्मक। या मैं कहूँ नहीं यार ये आदमी तो बहुत बुरा है, तो उसके लिए मेरे मन में कैसा दृष्टिकोण है? नकारात्मक। तो ध्यान रखिएगा, अभिवृत्ति जो है इसी को दृष्टिकोण भी कहा जाता है। और दृष्टिकोण सदैव दो प्रकार का होता है, यानी कि अभिवृत्ति भी दो प्रकार की होती है। एक सकारात्मक अभिवृत्ति और एक नकारात्मक अभिवृत्ति। ठीक है ना? सकारात्मक अभिवृत्ति और एक नकारात्मक अभिवृत्ति। अब एक बात समझना, जरूरी नहीं है कि हमेशा सकारात्मक अभिवृत्ति ही उत्पन्न हो। कभी कभी नकारात्मक अभिवृत्ति का उत्पन्न होना भी परम आवश्यक है। कैसे? तो समझो, मान लीजिए कोई अच्छाई है, समाज से जुड़ी हुई कोई अच्छाई है, तब तो वो अपन कौन सी मनोवृत्ति में रखेंगे? सकारात्मक में। लेकिन अपन ये कहेंगे साहब ये तो कोई सामाजिक बुराई है, कुरीति है, सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध है, तो फिर वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? बुरी दृष्टिकोण से जुड़ी हुई बन जाएगी, यानी उसके प्रति हमारे मन में नकारात्मक दृष्टिकोण आएगा। तो इसमें लिख देता हूं, इसके अंतर्गत विद्यार्थी में
सामाजिक अच्छाई से संबंधित, सामाजिक अच्छाई से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, जबकि सामाजिक बुराई से संबंधित सामाजिक बुराई से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल विद्यार्थियों में दहेज प्रथा से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अभिवृत्ति मतलब दृष्टिकोण दो प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अंतर्गत विद्यार्थी में सामाजिक अच्छाई से संबंधित दृष्टिकोण अगर है तब तो पॉजिटिव एप्टीट्यूड आएगा, और अगर सामाजिक बुराई से संबंधित है तो नकारात्मक दृष्टिकोण आएगा। और विद्यार्थियों में जैसे मान लीजिए दहेज प्रथा है, अब दहेज प्रथा क्या है? एक सामाजिक बुराई है। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक कुरीति है, तो इससे संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण तो होना नहीं चाहिए, तो निश्चित रूप से वहां पर क्या हो जाएगा? नकारात्मक दृष्टिकोण आ जाएगा। क्लियर है? फटाफट से इसको देख लीजिए, दिलों और दिमाग पर, ज़हन पर छाप लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले कंसेप्ट के ऊपर दो बातें करके। जल्दी कीजिए। चलिए जी, तो विद्यार्थी मित्रों, अब अपन ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण भी पढ़ लिया है कि शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, किस किस ने उसका क्लासिफिकेशन किया, कौन से वर्ष में किया था, किसका श्रेय किसे जाता है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, एनसीईआरटी कितने शिक्षण उद्देश्यों की बात करता है, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चर्चा हमने की। अब मेरी बात सुने, अब जो मुख्य मुद्दे की बात है वो ये है विद्यार्थी मित्रों कि साहब अब हम बात करते हैं शिक्षण विधि की, टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड्स की। अब टीचिंग मेथड्स तो सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे आप भाई साहब एसएसटी पढ़ रहे हो, चाहे पर्यावरण पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, टीचिंग मेथड तो आएगा। द वे ऑफ टीचिंग इज यूज, द वे ऑफ मेथड इज यूज इन टीचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड टीचिंग मेथड। यानी कि हमें शिक्षण विधियों के अंतर्गत कुछ मुख्य शिक्षण विधियां पढ़नी होंगी, जिनके नामों की चर्चा मैं यहां पर अब करने जा रहा हूं। जैसे कि नंबर 1 पर है व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर मेथड, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। एक इसके अलावा प्रश्नावली विधि, एक इसके अलावा अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसके अलावा प्रोजेक्ट योजना या प्रयोजना विधि, इसके अलावा
समस्या समाधान विधि। इसके अलावा सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। ये विधियां हमको इस कंसेप्ट के अंदर पढ़नी है, यानी टोटल टीचिंग मेथड जो हमें पढ़ने हैं एसएसटी के अंदर, जो हमारे सिलेबस में, उसमें एक व्याख्या विधि आ गई, एक क्वेश्चनियर मेथड यानी प्रश्नावली विधि आ गई, एक आपके अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड आ गया, एक प्रोजेक्ट मेथड आ गया, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ गया और एक सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि ये आ गई। ये टोटल विधियां हमको इसके अंतर्गत पढ़नी होगी विद्यार्थी मित्रों। तो फटाफट से एक बार इसको आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन कौन से टीचिंग मेथड आने वाले हैं। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले पेज पर, फटाफट से देख लीजिए। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब देखिएगा, अब इनके अंदर से अगर हम सबसे पहले एक विधि लें तो वह विधि है व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड क्या होता है, किस प्रकार से यूज होता है, वो देखिए। व्याख्यान विधि जो है, इस लेक्चर मेथड को क्यों कहते हैं, इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, क्यों इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, किस प्रकार से एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, पहले किस प्रकार के आ चुके हैं, आगे किस प्रकार के आ सकते हैं, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, रीट भर्ती के अंदर शिक्षण विधियों के कितने सवाल देखने को मिल सकते हैं, इन सबकी चर्चा विद्यार्थी मित्रों मैं आपसे करने वाला हूं। इन सब की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं विद्यार्थी मित्रों। लेकिन इस मेथड को हम आज की क्लास में नहीं बल्कि कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास के अंदर हमने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण समझा, क्लासिफिकेशन में ब्लूम टैक्सोनॉमी को क्यों कहा जाता है ये देखा। लेकिन अब हम अगले कंसेप्ट की चर्चा इससे अगले चरण में करेंगे। तो तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।